तो कल हम लोग ने क्या पढ़ा था, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए, ठीक है। किसने दिया था, कौन से साइंटिस्ट थे, भूल गए? वेरी गुड। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। कैटालिटिक आरएनए और आरएनए एंजाइम्स आर नोन एज, अब जिससे पूछेंगे वही बताएगा। सुर ले ताल बहुत मिलाते हो तुम लोग। देखो, द मशीनरी एंड द एंजाइम्स जो यूज होते हैं हमारे किस में, रेप्लिकेशन में, ठीक है। मशीनरी एंड द एंजाइम्स इन लिविंग सेल्स such as E. coli, the process of replication requires a set of catalyst और enzymes, ठीक है। ये बात कल हम बता चुके थे। तो इसमें इस तरीके से लिख लो, मशीनरी एंड एंजाइम्स, हेडिंग यही हो जाएगी, द मशीनरी एंड द एंजाइम्स, और इसके आगे ऐसे लिखना, लिविंग सेल्स सच एज E. coli, ठीक है। प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन रिक्वायर्स set of catalysts enzymes, ठीक है। सेट ऑफ कैटलिस्ट एंजाइम्स, ठीक है। कौन कौन से एंजाइम्स कल हम लोग ने देखे थे, कुछ याद है? सौम्या, सौम्या के बगल में कौन, आयुषी, आरुषि, आयुषी, आयुषी, हाँ। कौन कौन से एंजाइम्स देखे थे सौम्या, भूल गए? वेरी गुड। हाँ, तुम लोग का हिल गया दिमाग। ई कोलाई एंजाइम है, शांत हो जाओ, एक जिससे पूछेंगे वही बोले। वेरी गुड, हाँ। बस बस, सौम्या सबका नाम है क्या? अब तुम चुप, सॉरी। वेरी गुड, फुल फॉर्म, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, हेलिकेज, टोकोआइसोमरेज, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, लाइगेज, सारे एंजाइम्स ही तो हैं। इसमें भूलने वाली क्या बात है? लिविंग सेल्स जैसे कि ई कोलाई हो गया, और हम लोग भी लिविंग है, तो इसमें प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन को नीड होती है कैटलिस्ट या एंजाइम्स की। और एंजाइम्स हमारे कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला एंजाइम आता है टोकोआइसोमरेज, यहीं से नोट डाउन कर लो तुम लोग पहले। द फर्स्ट वन इज टोकोआइसोमरेज, ठीक है। सेकेंड वन इज, अच्छा इसको प्रोकैरियोट्स में क्या बोलते हैं नीलाक्षी? वेरी गुड, रिवीजन बहुत अच्छा चल रहा है, कीप इट अप। गाइरेज, ठीक है। इसको प्रोकैरियोट में हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? गाइरेज। और इसका काम क्या होता है आगे लिखवाएंगे। टोकोआइसोमरेज हो गया, सेकेंड हो गया हमारा हेलिकेज हो गया, थर्ड हो गया, थोड़ा सा जल्दी चलूँगी मैं आज क्योंकि मेरा टारगेट है आज ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट हो जाए, ठीक है। हेलिकेज हो गया, टोकोआइसोमरेज, हेलिकेज, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, एसएसबी। फोर्थ वन इज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंड, मैं आधा लिख रही हूँ, तुम लोग पूरा लिखना। डीएनए पॉलीमरेज। फिफ्थ वन इज, नोट्स चेक होंगे कल सबकी कॉपी चेक होगी, डीएनए लाइगेज। और कोई बचा? हो गया, नोट डाउन हो गया। The main enzyme is referred to as DNA dependent DNA polymerase since it uses a DNA template to catalyze the polymerization of deoxynucleotides। इसमें कुछ बड़ी बात नहीं कह रहा है, सिर्फ इतना कह रहा है कि यहाँ पे जो मेन एंजाइम है बेटा जी,
मेन एंजाइम, मेन एंजाइम किसमें? डीएनए रेप्लिकेशन में। कौन सा है? डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि डीएनए से डीएनए ही बन रहा है यहाँ पे, इसीलिए डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज करता क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, कैटलाइज द पॉलीमराइजेशन ऑफ डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। देखो यहाँ पे लिखा है मेन एंजाइम, इसको लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। मेन एंजाइम डीएनए रेप्लिकेशन का क्या है? डीएनए पॉलीमरेज, जो कि डीएनए डिपेंडेंट होता है और क्या करता है? पॉलीमराइजेशन ऑफ डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। ये अभी तक आप लोग को रट जाना चाहिए। क्या हो गया? क्या नहीं समझ में आ रहा? हमसे पूछो। कैटलाइज, यहाँ से देखो, कैटलाइज द पॉलीमराइजेशन ऑफ डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स। मतलब पॉलीमराइजेशन मैंने बताया था कि डीएनटीपीज ऐड होते जाते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? पॉलीमराइजेशन। क्लियर है कि नहीं? अभी क्लियर है कि नहीं? ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं? लिख तो लोगे वीडियो देख के भी। सॉरी, समझ में आ रहा है कि नहीं? रिवीजन नहीं हुआ ना? क्लास छोड़ दी जाती है और रिवीजन नहीं होता है। These enzymes are highly efficient enzyme as they have to catalyze polymerization of a large number of nucleotides in a very short time। मतलब क्या कहा जा रहा है? ये जो एंजाइम्स होते हैं इनकी एक्यूरेसी बहुत हाई होती है, ठीक है? मतलब ये समझ लो कि अगर तुम लोग को एक फ्री चीज़ प्रोवाइड कर दी जाए कि एरोप्लेन से सफ़र करना चाहोगे कि ट्रेन से? एरोप्लेन से करना चाहोगे ना? तो उसी तरीके से जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड होता है वो हमारा बहुत तेज काम करता है। 2000 बेस पेयर पर सेकेंड ये जोड़ता है, उसके साथ साथ एकदम एक्यूरेसी होती है इसमें। तो इसीलिए हम डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज थर्ड को यूज़ करते हैं फॉर द पॉलीमराइजेशन ऑफ डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स। इतनी बात क्लियर है? क्लियर है? चल नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। पहले दिन तो चल रहा था। देखेंगे क्यों नहीं चल रहा है। ई कोलाई जो होता है हमारा, उसके पास ये क्या लिखे हुए हैं? 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर्स है क्या ये? वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। कितने इनके पास न्यूक्लियोटाइड्स हैं? ठीक है। कंप्लीट्स द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन विद इन 38 मिनट्स। अब समझ में आया कि कल जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ई कोलाई को ही क्यों चूज़ किया था सेमी कंजर्वेटिव ऑफ रेप्लिकेशन शो करने के लिए। 20 मिनट्स में ये क्या कर जा रहा है? रेप्लिकेट करता जा रहा है। तो उसके पास डीएनए की कॉपी आएगी, तो एक्सपेरिमेंट देखना इजी हो जाएगा। क्लियर है? दैट मीन्स द एवरेज रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन हैज़ टू बी, वही देखो सेम चीज़, 2000 बेस पेयर पर सेकेंड जोड़ता है इसमें डीएनए पॉलीमरेज, वही सेम चीज़ बोली जा रही है। Not only do these polymerases have to be fast, but they also have to catalyze the reaction with a high degree of accuracy। तो यहाँ से आपको डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज की 2 क्वालिटीज़ मिली। कौन कौन सी? कल थर्सडे है ना? कल से क्वेश्चन इस पे लगाएंगे।
10 मिनट्स का जितना अभी तक पढ़ चुकी हूँ नीट से रिलेटेड पूछूंगी, मतलब मैं नीट वाले क्वेश्चन से। क्या हुआ? कौन कौन सी क्वालिटीज अभी तक हमने देखी डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज की? हाँ, फास्ट रेप्लिकेशन, हाँ फास्ट है, एक्यूरेट, एक्यूरेसी हाई, नोट डाउन कर लीजिए इसको, एक्यूरेसी इज हाई। फास्ट के आगे लिखिएगा, मैं यहाँ पे नीचे लिख रही हूँ, मेरे को जगह नहीं है यहाँ पे। फास्ट के आगे लिखिएगा, फास्ट होता है तो ये क्या करता है, दे कैन ऐड 2000 बेस पेयर पर सेकेंड, ठीक है। एक्यूरेट का मतलब क्या है? एक्यूरेट, एक्यूरेट का मतलब है इफ रॉन्ग बेसिस एडेड, अगर रॉन्ग बेस ऐड कर दिए जाएं तो मैं आप लोग से पूछना चाहूंगी कि क्या हो सकता है, कोई बता सकता है? अगर रॉन्ग बेस ऐड हो जाएंगे तो क्या हो सकता है? एनीवन इन द क्लास विद द कॉमन सेंस? कोई साइंटिफिक टर्म बता सकते हो इसके लिए जो तुम्हारे चैप्टर्स में आएगा अभी? म्यूटेशन, म्यूटेशन सुना है? एनी सडन चेंज, म्यूटेशन हो जाता है, इसलिए ये एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है, इसलिए हम डीएनए पॉलीमरेज थर्ड को यूज़ करते हैं फॉर द पॉलीमराइजेशन ऑफ डीएनटीपीज। क्लियर है? आगे चले बड़े? Any mistake during replication would result in mutation. Same चीज। Furthermore, in terms of energy, replication is a very expensive process. ठीक है, मतलब जाहिर सी बात है रेप्लिकेशन हो रहा है तो उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत तो पड़ेगी, ठीक है। तो जो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट होते हैं, इसी के लिए ये क्या करते हैं, डुअल पर्पस सर्व करते हैं। इसके आगे ऐसे लिखेगा, यहाँ पे लिखेगा एक हेडिंग डाल के, एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ डीएनए, ये हेडिंग है, ठीक है। इसके अंदर ऐसे लिखना DAMP, और ये तुम लोग मुझे बताओगे कि ये है क्या, DAMP, DGMP, DCMP, TTMP, what is this? फॉस्फोराइलेज लिखा है यहाँ पे, बताइए। DAMP, DGMP, DCMP, DTMP क्या है? कृष्णकांत बताइए। वेरी गुड। रामायण खत्म हो गई, नाम कौन थे? अवनीश पता है आपको बेटा? नहीं?
इसीलिए मैंने कहा था जब मेरी क्लास हो तो एक भी चीज़ क्या नहीं होती है, बेकार की नहीं होती। और ये क्लास में मैं दिखा चुकी हूँ, स्लाइड दिखा सकती हूँ कि कहाँ पर दिखाया था, वो प्लेस तक मुझे याद है, वो कहाँ पे लिखा हुआ है। हाँ सही बोल रहे हो, थोड़ा थोड़ा। डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट ट्राईफॉस्फेट होता है। एम मतलब मैंने क्या कहा, बायोलॉजी या फिर कोई भी सब्जेक्ट रटना नहीं है, वही टर्म्स बार बार आगे भी रिपीट होंगे। एम मतलब मोनो होता है। पी मतलब फॉस्फेट हो गया। डी एन टी पीस तो पढ़ ही रहते ना, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राईफॉस्फेट। न्यूक्लियोटाइड्स क्या क्या है, बेसिस कौन कौन से थे, कृष्णकांत, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। तो बस यही सारे तो जुड़ते चले जा रहे हैं। अब यहाँ पे बात ये हो रही है कि पूरी प्रोसेस हो रही है। ये प्रोसेस ऐसे तो नहीं कि हवा में हो रही होगी, ठीक है भाई। तुम लोग को भी तो एनर्जी की ज़रूरत होती है ना, खाना खाते हो ना, बिना खाना खा के बिना एनर्जी लिए चल सकते हो नहीं ना। तो रेप्लिकेशन के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत है। एनर्जी के लिए न्यूक्लियोटाइड्स का क्या होगा, एक्टिवेशन होगा। तो इसीलिए यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये जो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड्स ट्राईफॉस्फेट हैं, ये क्या करेंगे, डुअल पर्पस क्या क्या यूज़ करेंगे, एज अ सबस्ट्रेट भी यूज़ करेंगे और एनर्जी भी प्रोवाइड करेंगे। इसको लिख लीजिएगा, फिर इसको समझाती हूँ मैं ये क्या है। इतना नहीं पूछेगा आपके में, लेकिन मान लीजिए क्वेश्चन आगे थोड़ा सा लेवल इंक्रीज कर दे, पूछ ले इस तरीके से, फॉस्फोराइलेज क्या करता है यहाँ पे, यही पूछ ले। DTTP एक्टिव सबस्ट्रेट, साफ साफ दिख रहा है ना, दिख रहा है कि नहीं। प्रोवाइड एनर्जी फॉर रेप्लिकेशन। देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ डीएनए, डीएमपी लिखा हमने, ये 2H3PO4 ये क्या करता है, यहाँ से जो फॉस्फेट ग्रुप होते हैं वो इन पर ऐड हो जाते हैं, किस एंजाइम की मदद से, फॉस्फोराइलेज एंजाइम की मदद से, ठीक है। क्योंकि एटीपी एनर्जी की तरह हमारे पास काम करता है ना, सुना होगा माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी किस फॉर्म में बनाता है, एटीपी के फॉर्म में। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, मोनोफॉस्फेट के पास तो इतनी एनर्जी नहीं होगी ना कि वो रिएक्शन को कंप्लीट करा सके। तो क्या करते हैं हम, ट्राईफॉस्फेट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो क्या बन जाता है, DATP, DGTP, DTTP, DCTP। यहाँ से याद रखने वाली बात ये है कि देखिए इससे कंक्लूज़न ये निकलता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में अब ये लिखेगा, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा इसमें, एनर्जी फॉर रेप्लिकेशन, इसी से एनर्जी फॉर रेप्लिकेशन। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, आप लोग पूरा लिखिएगा, रेप्लिकेशन प्रोसेस, ठीक है। सेकेंड हेडिंग जाएगी ये, ठीक हो गया, हो गया। यहाँ से क्या होता है, जो ये डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राईफॉस्फेट, ये देखिए यही जो मैंने बनाए हैं यहाँ पे दिख रहे हैं ना, ये क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राईफॉस्फेट हैं। ये क्या करते हैं, डुअल पर्पस सेम चीज़ ये करते हैं। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखवा दिया है, बस इतना ही लिखिए, बस बहुत है। इन एडिशन टू डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एडिशनल एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड, बस इतना ही। समझ में आया ये कि नहीं, कोई कंफ्यूजन है तो क्लियरली पूछो, पूछो जल्दी। कृष्णकांत, नहीं समझ में आया, देखो मैंने ये कहा रेप्लिकेशन के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो एनर्जी मिलती कहाँ से है, मोनोफॉस्फेट के पास, जो न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट पहले बन रहे हैं उनके पास तो इतनी एनर्जी नहीं होगी।
अब ये हमें पता है कि यहाँ पे जो हमारे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राईफॉस्फेट हैं, ये ही एनर्जी का पर्पस पूरा कर सकते हैं। तो हमने फॉस्फोरिक जो हमारा H3PO4 है फॉस्फोरिक एसिड, उससे क्या करा दिया, रिएक्शन करा दिया। ठीक है, रिएक्शन हो गई अंदर, किस एंजाइम की प्रेजेंस में हुई, फॉस्फोराइलेज एंजाइम की प्रेजेंस में हुई। बना क्या, वहाँ पर क्या था, जैसे डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट से क्या बना, डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट बन गया। इसी तरीके से ट्राईफॉस्फेट, और इनके काम क्या है, दो तरीके से काम करेंगे। पहला एज अ सबस्ट्रेट काम करेंगे, दूसरा एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, किसके लिए, रेप्लिकेशन के लिए। कोई कंफ्यूजन? अच्छा, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब क्वेश्चन बताओ, एक्ट एज सबस्ट्रेट, इसका मुझे मतलब समझाओ। पहला ही है इसमें पॉइंट, एक्ट एज सबस्ट्रेट। ऑप्शंस कैसे दे दे भाई, तुम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो पहली बात कॉमन सेंस से वहाँ को रिलेट करो। बाकी मैं इतना बता चुकी हूँ तो, और तुम लोग ने ये क्वेश्चन भी मुझसे नहीं पूछा कि मैम सबस्ट्रेट का क्या मतलब है, कि एक्ट एज सबस्ट्रेट बोल दिया, सब समझ में आ गया। जल्दी देखो, बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में, कहीं पे भी अगर ये टर्म आता है, आई थिंक तुम लोग ने सबस्ट्रेट प्रोडक्ट अभी पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा है, 12th क्लास है ना, ठीक है। तो ये नहीं पढ़ा कि जब कोई रिएक्शन होती है, कोई रिएक्शन होती है तो जब वो स्टार्टिंग में होती है भाई, तो कैसे तुम लोग, तो वही चीज़ यहाँ पे भी काम होती है। ऐसा नहीं कि ऐसे पढ़ते हो ना, नॉर्मल रिएक्शन कोई हो केमिस्ट्री की, S1 होगा, S2 होगा, यहाँ कोई एंजाइम वर्क करेगा, यहाँ प्रोडक्ट बन जाएगा, होता है कि नहीं, ये चीज़ नॉर्मल प्रोसेस है। ये क्या है, ये सबस्ट्रेट ही तो है, ठीक है कि नहीं है कि नहीं। तो यहाँ पे जो हमारे DNTPs, पूरी कहानी यही तो मैं बता रही हूँ कि क्या होगा, DNA पॉलीमरेज किसको ऐड करता जा रहा है, DNTPs को ही तो ऐड करता जा रहा है। तो वो किसकी तरह काम करेंगे, सबस्ट्रेट की तरह ही तो काम करेंगे। जब ये सबस्ट्रेट की तरह काम कर रहे हैं तो प्रोडक्ट हमारा यहाँ पे बन के क्या आ रहा है, दूसरा न्यू स्ट्रैंड प्रोडक्ट के रूप में बन के आ रहा है। इतनी बात क्लियर हुई? अब क्लियर हुई कि नहीं? सबस्ट्रेट मतलब अगर वो बायोलॉजी में भी आ रहा है तो वो सबस्ट्रेट मतलब वही है। समझ में आ गई इतनी बात? उसमें कोई जो है अलग चीज़ नहीं होगी। For long DNA molecule, the two strand of DNA cannot be separated throughout the entire length in one stress. The replication occurs within a single small opening of DNA helix, referred to as replication fork. ठीक है, क्या कह रहा है, हमारा DNA हो गया या फिर DNA वो बहुत लंबा होता है, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है कि हर जगह रेप्लिकेशन की ज़रूरत होगी, ठीक है। एक नॉर्मल प्रोसेस क्या होती है मैं बताती हूँ, एक मिनट। ये मान पूरा DNA, ठीक है, पूरा DNA, ठीक, ध्यान से समझना, पूरा DNA है ये, बेसिस मैं नहीं बना रही हूँ, एज्यूम कर लो। तो रेप्लिकेशन, एक नॉर्मल सी बात याद रखना, ये मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट वाइज बता रही हूँ तो तुम लोग को आगे चल के आसानी रहेगी। होता क्या है, जब भी रेप्लिकेशन होता है या ट्रांसक्रिप्शन होता है या ट्रांसलेशन होता है, तो वो एक सेगमेंट वाला जो जीन जो ओपन होता है वहीं पर होता है। ये नहीं कि पूरे का रेप्लिकेशन एक साथ चल रहा है या पूरे का ट्रांसक्रिप्शन एक साथ चल रहा है या पूरे, जिस जीन मतलब यहाँ पे दिखा रहा है ना, जैसे कि पूरा है हमारा, तो यहाँ पे ही रेप्लिकेशन फोक बनेगा, ठीक। तो यहाँ से ही स्टार्ट होगा क्या, हमारा रेप्लिकेशन, ठीक है। पूरे में तो नहीं स्टार्ट हुआ ना, कहीं पे देखा अभी तक तुम लोग ने कि जब ये स्ट्रैंड खुल रहा है तो इस तरीके से खुल रहा है ना, आगे के जो डायग्राम्स याद करो, इस तरीके से हो रहा था ना, इस तरीके से हो रहा था ना, इसको हम क्या बोल रहे थे, रेप्लिकेशन फोक बोलते हैं। क्लियर है ये बात कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? यहाँ पे देखो क्या क्या है, फॉर लॉन्ग DNA मॉलिक्यूल, अगर DNA बहुत ज़्यादा लंबा है, मतलब कि हम लोग का DNA कितना लंबा होता है, बहुत लंबा होता है, ठीक है। 2 strands ऑफ DNA
कैन नॉट बी सेपरेटेड थ्रू आउट द इंटायर लेंथ में सेपरेट नहीं हो सकते हैं, केवल एक स्ट्रेच मतलब कुछ पार्ट्स में ही, मतलब जैसे ये रीज़न है तो यहीं पर ये क्या हुआ, ओपन होना स्टार्ट हुआ, पूरी जगह तो स्टार्ट नहीं हो गया ना। फिर द रेप्लिकेशन अकर्स विद इन अ स्मॉल ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स रिफर टू एज रेप्लिकेशन फोल्ड। इतनी बात क्लियर? अब क्लियर है? खुद सोचो ना कि एक तो हम लोग इतने कॉम्प्लेक्स, ठीक है, डीएनए बहुत लंबा है। अगर तुम लोग को पता नहीं ये चीज़ पता है कि नहीं पता है, अभी मैं बढ़ाऊंगी। न्यूक्लियोसोम क्या है ये पता है? पता है? नहीं पता? देखो हमारा जो डीएनए होता है ना वो हमारी सेल से बहुत ज़्यादा गुना बड़ा होता है, ठीक है। तो होता क्या है, सेल इतनी बड़ी है तो इतना बड़ा डीएनए पैक करने के लिए इसमें हम क्या करते हैं, हिस्टोन प्रोटीन में रैपिंग होती है, न्यूक्लियोसोम में रैपिंग हो गई, फिर बहुत सारे न्यूक्लियोसोम मिलकर वो पूरा क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बना रहे हैं, ठीक है। अब तुम ये सोचो इतना बड़ा डीएनए है, हर सेल में इतना क्रोमोसोम है, तो क्या सब जगह रेप्लिकेशन एक टाइम पे स्टार्ट हो सकता होगा? और हो भी रहा है तो इतना कॉम्पैक्ट हमारा जीन है, तो क्या सब जगह पे एक साथ रेप्लिकेशन स्टार्ट होना पॉसिबल है? नहीं है ना। वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि फॉर लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, मतलब जो दो स्ट्रैंड्स है डीएनए के, कैन नॉट बी सेपरेटेड थ्रू आउट द इंटायर लेंथ में सेपरेट नहीं किए जा सकते। एक स्ट्रेच मतलब एक पार्ट में क्या होगा, वहाँ पे जहाँ पे रेप्लिकेशन फोम बनेगा वहीं पे क्या होगा, रेप्लिकेशन हो। क्लियर? क्लियर? अब पूछते हैं। देखो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें तुम लोग की जो कल थोड़ी बहुत हिंदी तो गई, बहुत सारी चीज़ें जो नहीं क्लियर हुई थी कल की, जैसे 5 प्राइम टू पहला क्वेश्चन कृष्णकांत, पॉलीमराइजेशन हमेशा किस डायरेक्शन में होता है? हाँ, वेरी गुड। 5 प्राइम टू 3 प्राइम पूरा बोलना है, ठीक है। और टेम्पलेट हमेशा किस डायरेक्शन में रीड करते हैं? 3 प्राइम टू 5 प्राइम। क्या है इसमें, कोई कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा है। यहाँ पे लोग स्पेस में जा रहे हैं और रॉकेट पता नहीं क्या क्या बना दे रहे हैं, तुम लोग को यही इतनी छोटी चीज़ बड़ी चीज़ लग रही है। द डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटेलाइज पॉलीमराइजेशन ओनली इन द डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये बात याद रखना, ठीक है। इसको कहीं पे ब्रेन में एकदम नोट डाउन कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से तुम्हारा पूरा रेप्लिकेशन तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो सॉरी सब दिखता है, यहाँ से मैंने क्या बताया था, 1 सेकेंड भी इधर उधर हो के कोई भी तो दिख जाता है। द डीएनए देखो यहाँ पे ये क्या है, हमारे दोनों टेम्पलेट स्ट्रैंड या पेरेंटल स्ट्रैंड। जस्ट अ मिनट, ये क्या है देखो कृष्णकांत, तुम लोग को मैं यहाँ पे दिखाती ही रहूँगी। 5 प्राइम टू 3 प्राइम टेम्पलेट, ये वाला ब्लैक वाला टेम्पलेट, या तो इसको हम पेरेंटल स्ट्रैंड भी कह सकते हैं। इसको कहीं नोट डाउन कर लो, 1 मिनट। तो इन लोग ने तो नोट डाउन किया है, तुम लोग भी कर लो। डायग्राम बनाओ, इसको फटाक से मेरे साथ बनाते चलो। टेम्पलेट स्ट्रैंड, या इसको हम पेरेंटल स्ट्रैंड भी कहते हैं, पेरेंटल। अब तुम लोग खुद सोचो, अभी तुम लोग 12th में हो, 12th करते करते अगर नीट निकल जाए और तुम लोग के हाथ में नीट का सर्टिफिकेट हो तो क्या, कितना अच्छा लगेगा। कि अच्छा लगेगा कि उसके बाद 1 साल और थोड़ा सा प्रिपरेशन करो, फिर उसके बाद क्योंकि 4 साल MBBS पढ़ोगे। कितना टाइम देना चाहते हो भाई? हो गया? ये भी टेम्पलेट स्ट्रैंड है हमारा।
यहाँ पे जो है, यहाँ पे कौन सा एंजाइम आएगा? अच्छा हाँ, एक और चीज़ यहाँ पे नोट डाउन करते जाओ, एक मिनट। टोपो आइसोमरेज जो मैंने वो बोला था एक एंजाइम, वो क्या करता है बेटा? ये रिमूव करता है सुपर कॉइलिंग, रिमूव सुपर कॉइलिंग। ये अगर टोपो आइसोमरेज जहाँ लिखा होगा वहाँ पे लिख लेना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सुपर कॉइलिंग, सुपर कॉइलिंग मतलब समझ रहे हो? वो जो क्रोमोसोम है हमारा, कॉयल है ना, देखा है कि नहीं देखा है? न्यूक्लियोसोम भी बहुत सारे जुड़ रहे हैं तो एकदम कॉयल की तरह लगता है। दिखा दूंगी मैं एक स्लाइड में, अभी या नेक्स्ट कल क्लास में दिखा दूंगी। तो जो हमारा जो मतलब इस तरीके से टेलीफोन जो पहले चलते थे, वायर्स देखे थे उनके कैसे कॉइल्ड रहते थे, उस तरीके से होता है, एकदम से कॉइल्ड स्ट्रक्चर हो जाता है। और जब क्रोमोसोम को देखोगे तो वो क्या हो जाएगा, अभी लास्ट क्लास में लास्ट की स्लाइड में दिखा दूंगी, ठीक है? तो वो एकदम, उसको हम बोलते हैं सुपर कॉइलिंग। कॉइलिंग से भी सुपर चीज़, भाई नाम से ही पता चल रहा है ना, कॉइलिंग, सुपर कॉइलिंग। सुपरमैन समझ में आ जाता है, सुपर कॉइलिंग नहीं समझ में आती, ठीक है? बात ये है ना, जैसे कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं याद रहता है, शाहरुख खान का नाम याद होगा, ऋतिक रोशन का नाम याद होगा, विद पिक्चर याद रहता है। इंटरेस्ट की बात होती है, जहाँ इंटरेस्ट होता है वहाँ सब याद हो जाता है। हेलिकेस क्या करता है? अनवाइंड कराता है बोथ स्ट्रैंड्स। हो नहीं पाएगा एक दिन की, अगर हम तुम लोग को 1 घंटा किसी दिन पहले बुलाएं इसी वीक में तो आ सकते हो? हमें भी गर्मी लगती है। अच्छा, एसी वाले में ही पढ़ेंगे। अच्छा, जिसको पढ़ना होता है वो सारे सुख त्याग के पढ़ता है। फोकस हम हाँ। क्या? अनवाइंड बोथ स्टैंड बाय ब्रेकिंग कौन से बॉन्ड? नीलाक्षी, हाइड्रोजन बॉन्ड। सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन का तो बताया था, स्टेबलाइज द सिंगल स्ट्रैंड की लिखोगे, लिख लो यहाँ से। हमें गर्मी नहीं लग रही होगी, तुम लोग तो पंखे के नीचे खड़े हो, सोचो। अच्छा आओ यहाँ पे खड़े हो जाओ, अभी क्लास के बाद खड़ा करती हूँ यहाँ पे, नेक्स्ट क्लास में तो मेरे साथ यहीं पे खड़े रहोगे 1 घंटा। डन है ये बात, यहीं पे खड़े हो गए, देखते हैं। इसकी अगली क्लास है 11th वालों की। हम लोग सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन क्या करता है? स्टेबलाइज सिंगल स्ट्रैंड्स, ठीक है निशा? और कौन सा बच्चा? डीएनए पॉलीमरेज का काम पता ही है, लाइगेज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स को जोड़ता है। लाइगेज फिल्स द गैप, पहली बात तो फिल्स द गैप एंड मेक फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड्स, ठीक है? कुछ नहीं समझ में आ रहा तो मेरे से पूछ लो, मैं बोल दूंगी। टोपो आइसोमरेज फर्स्ट वाला, ये देखो, टोपो आइसोमरेज रिमूव सुपर कॉइलिंग, हेलिकेज अनवाइंड्स बोथ स्ट्रैंड बाय ब्रेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन स्टेबलाइजेस सिंगल स्ट्रैंड्स, लाइगेज फिल्स द गैप एंड मेक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक?
तुम लोग को तो पूरे नंबर लाने चाहिए टेस्ट में, उनका रिवीजन तो बहुत बार हो गया। हो गया, इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ से भी ये बात नोट करेंगे, सारे केंद्र अपने खोल लेना। यहाँ पे हेलिकेज है, ये हेलिकेज है, हेलिकेज आ गया, ठीक है। ये कौन सा है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, 5 प्राइम टू 3 प्राइम में क्या हुआ, सॉरी ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, ठीक। तो यहाँ पे ये वाला कौन सा स्ट्रैंड हो जाएगा, तुम लोग बताओगे जल्दी जल्दी। अच्छा ये रेड वाला, रेड वाला, जल्दी, वेरी गुड। एक ही ने रिवीजन किया है, बाकी सब ने कल बैठ के सोया है। लीडिंग स्ट्रैंड या कंटिन्यूअस स्ट्रैंड, यहाँ पे होता क्या है मैं समझा दे रही हूँ इसी जगह पे, देखते हैं। चलो आगे वाले में देखते हैं, एक मिनट जरा आगे अगर ये डायग्राम होगा तो। यहाँ पे समझाते हैं, बहुत हौच पौच हो गया था यहाँ पे। यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा यहाँ पे आके हमारा आरएनए प्राइमेज एंजाइम सबसे पहले जुड़ता है, ठीक है। मैं पूरा प्रोसेस यहीं पे बताया दे रही हूँ, इसको समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आरएनए प्राइमेज एंजाइम आया, हाँ ये वाला एंजाइम लिखवाने भूल गए थे, प्राइमर ऐड करता है, ऐड द प्राइमर, ठीक है। तो ये जितना सिंपल यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे ये क्या करता है, एक मिनट में यहाँ पे समझाती हूँ इनके डायग्राम में। फाइव प्राइम, 3 प्राइम, 3 प्राइम, 5 प्राइम, इसको बना भी लेना तुम लोग, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये रेप्लिकेशन ना बड़े बड़ों को समझ में नहीं आता, क्या चीज़ कहाँ से हो रही है, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगता है, ठीक है। ये टेम्पलेट स्टैंड हो गया, सीधा सीधा है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम पढ़ा जाएगा। तो यहाँ पे ये इसके नीचे वाला स्ट्रैंड हमारा लीडिंग स्ट्रैंड हो जाएगा, क्योंकि हमेशा पॉलीमराइजेशन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन होता है, ठीक है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हवा में हो जाएगा, इनिशिएशन के लिए कुछ तो बेस पेयर्स की ज़रूरत होगी ना, तो वो कौन से होते हैं, हमारे प्राइमर्स होते हैं। प्राइमर्स होते क्या हैं, शॉर्ट ओलिगो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस होते हैं, और कौन सा एंजाइम इन्हें बनाता है, आरएनए प्राइमेज, ठीक। तो यहाँ पे आरएनए प्राइमेज एंजाइम आया, जिसने क्या किया, आरएनए प्राइमेज, इसको नोट डाउन करते जाओ मेरे साथ साथ। आरएनए प्राइमेज एंजाइम आया, इसने आरएनए प्राइमर को ऐड कर दिया। इतनी बात क्लियर है, क्लियर है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज आया, और इसने सीधा खींच के सीधा सिंथेसिस करा दी, किसकी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है। सीधी सिंथेसिस हो गई, डीएनए पॉलीमरेज आया, नहीं समझ में आया। ये आरएनए प्राइमेज, सुनो सुनो मेरी बात सुनो, आरएनए प्राइमेज आया, ठीक है। आरएनए प्राइमेज ने क्या किया, आरएनए प्राइमर जोड़ा, ठीक, प्राइमर जोड़ा। अभी आगे बता रहे हैं। अब तुम लोग के क्वेश्चन दिमाग में ये उठना चाहिए कि मैम डीएनए बन रहा है, तो उसमें आरएनए का जो ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस आ जाएगा, तो फिर उससे गड़बड़ नहीं हो जाएगी। क्वेश्चन आना चाहिए ना दिमाग में, क्योंकि बन तो डीएनए रहा है ना, नहीं समझ में आ रहा है। तो उसके लिए कौन सा एंजाइम होता है हमारा, डीएनए पॉलीमरेज 2 होता है। पॉलीमरेज फर्स्ट भी होता है, सेकंड भी होता है, थर्ड। सेकंड वाला क्या करता है, बाद में जब यहाँ पे पूरा स्ट्रैंड की सिंथेसिस हो जाती है, पूरे स्ट्रैंड की सिंथेसिस हो जाती है, तो यहाँ पे आके हमारा डीएनए पॉलीमरेज सेकंड जुड़ता है, और इन ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को हटाकर डीएनए के सीक्वेंसेस को ऐड कर देता है, ठीक है।
अब जो इनके बीच में गैप फिलिंग आएगी वो कौन सा एंजाइम ऐड करेगा? कौन सा एंजाइम ऐड करेगा? गैप को कौन सा फिल करेगा? फॉस्फेट लाइगेज। फिलिंग का काम याद रख लो, गम का काम, गोंद का काम कौन करता है? लाइगेज। ठीक है, तो ये क्या हुआ 5 प्राइम टू 3 प्राइम, सीधे सीधे काम हो गया। इतनी बात क्लियर है? क्लियर। अब ये वाला जो स्टैंड है 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, ठीक है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम है। अब हमें जो है जो चाहिए था वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम में बनाना है, ठीक। यहाँ ये आया आरएनए प्राइमेज, ठीक है, आरएनए प्राइमेज ने यहाँ से 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनाना शुरू किया, ठीक। फिर यहाँ पे हमारा डीएनए पॉलीमरेज आया, डीएनए पॉलीमरेज आया, ठीक, इसने यहाँ बनाया। सेम ऐसे ही चलेगा। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही? समझ में आ रही कि नहीं? कृष्णकांत, ये समझ में आ गया, समझ लो सब समझ में आ जाएगा। रेप्लिकेशन में सब समझ में आ जाएगा, सब नहीं समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, ये जो है ये इतना ही बना। अब मज़े की बात क्या होती है, ये जो है इतने स्ट्रैंड बने, जरूरी तो नहीं कि इतना ही बनना है। रेप्लिकेशन फोर्क थोड़ी सी और ओपन होगी, समझ में आ रहा है? और ओपन हुई, मतलब अभी तक इतनी ओपन हुई थी, स्ट्रेच ओपन हुआ, फिर थोड़ा सा स्ट्रेच और ओपन हुआ, फोर्क और खुला। इतनी बात क्लियर हुई? तो जब ये और ओपन होगा तो समझ लो ये यहाँ पे आ गए, थोड़ा सा बड़ा हो गया, बड़ा हुआ, दिख रहा है? लीडिंग स्ट्रैंड तो हमारा बन ही चुका था, ठीक। अब यहाँ पे जो हमारे आरएनए प्राइमेज जी आए थे, इन्होंने अपना काम कर दिया था, प्राइमर दे दिया था, और वहाँ पे पीछे से आके डीएनए पॉलीमरेज सेकंड कट करता जाएगा। लेकिन यहाँ तक जब बनने के बाद इसने कहा कि वो तो सीधे सीधे एक बार में बनता चला आया, क्योंकि 5 प्राइम टू 3 प्राइम था, ये अब 5 प्राइम टू 3 प्राइम इधर उल्टी डायरेक्शन में बन रहा है। तो ये कह रहा है हमको जो है बार बार आप आरएनए प्राइमेज दीजिए, बार बार प्राइमर दीजिए, हम एक बार में, क्योंकि हम एक तो आपका काम कर रहे हैं, उल्टी डायरेक्शन में चल रहा है काम, तो इसी वजह से ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बनते जाते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? क्लियर हुई कि नहीं? क्लियर हुई? ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बने, इतना है नहीं, लेकिन मैंने समझा इसलिए दिया है कि थोड़ा सा चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है, वही सेम चीज़ लिखी हुई है, समझाने की ज़रूरत है? समझा दें? देखो, द डिसकंटिन्यूअसली सिंथेसाइज्ड फ्रेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन सकता है नीट में, और तुम लोग के बोर्ड में भी इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ओकाजाकी फ्रेगमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो बस इसके लिए ऐसे लिखना, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, ये क्या होते हैं? डिसकंटिन्यूअसली सिंथेसाइज्ड फ्रेगमेंट्स होते हैं, ऐसे लिखोगे, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं? ये कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज्ड फ्रेगमेंट्स। डन है इतनी बात? ठीक। लेटर ज्वाइंड बाय डीएनए लाइगेज, ये तो लिख लेना। अब सीधी बात, ये कंटिन्यूअस स्ट्रैंड है, लीडिंग स्ट्रैंड है, ये रेड वाला, ठीक है। ये डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड है, लैगिंग स्ट्रैंड है। डिसकंटिन्यूअस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि फ्रेगमेंट्स में सिंथेसिस हो रही है। क्लियर है? अब तो रेप्लिकेशन में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, तुम लोग का भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। द डीएनए पॉलीमरेज ऑन देयर ओन कैन नॉट इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। वही सेम चीज़ नहीं कर सकता है डीएनए पॉलीमरेज, डीएनटीपी तो ऐड कर सकता है, समझ रहे हो? मतलब तुम इसे ऐसे मान के चलो कि तुम्हें गाड़ी पकड़नी है चारबाग स्टेशन से, मतलब तुम्हारी ट्रेन है चारबाग स्टेशन से, तो तुम्हें पहले अपने घर से ओला या गाड़ी से पहले चारबाग स्टेशन तक पहुंचना पड़ेगा, वो इनिशिएशन प्रोसेस होगी। ऐसा तो नहीं है कि घर पे आके ट्रेन तुम्हें लेके जाएगी, नहीं है ना ऐसा। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि पहले शुरुआत आके कौन करता है? हमारा स्मॉल स्ट्रेच ऑफ आरएनए, जिसको हम प्राइमर कहते हैं, इज़ रिक्वायर्ड फॉर इनिशिएशन।
तो यहाँ से आप प्राइमर की बहुत ही इजी डेफिनेशन लिख सकते हैं. व्हाट इज प्राइमर? सो प्राइमर इज अ स्मॉल stretch of RNA required for initiation of replication. Done बेटा? Clear? क्लियर है? RNA प्राइमर ए, प्राइमर बी. ठीक. ये यहाँ पे RNA प्राइमर ए बी से क्या समझ रहे हो? अरे बस सीधी सी बात है ना, वो पहला वाला स्ट्रैंड है, लीडिंग स्ट्रैंड, तो RNA प्राइमर भी तो अलग ही अलग ऐड कर जा रहे हैं. बाकी यस, इसमें कोई बात नहीं. इट इज़ यूज एज एन एंकर फॉर द एडिशन ऑफ न्यू DNA न्यूक्लियोटाइड्स. ये भी नोट डाउन कर लो यहाँ से. इट इज़ यूज्ड एज एन एंकर फॉर द एडिशन ऑफ न्यू DNA न्यूक्लियोटाइड्स. सॉरी. हो गया? हो गया? Also the replication does not initiate randomly at any place in the DNA. बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये कि रेप्लिकेशन DNA में कहीं पे भी स्टार्ट नहीं होता है. उसके लिए ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है? अगर आपने कभी जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ा होगा तो उसमें होता है ना कि जो वेक्टर हम लेते हैं उसके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होती है, तभी वहाँ पे अच्छे से रेप्लिकेशन हो पाता है. ठीक है? ठीक. तो ये इज डेफिनेट, ये नोट डाउन कर लो. ऑल्सो द रेप्लिकेशन डज नॉट इनिशिएट रैंडमली. तो इसके लिए सोचो रही. हाँ, ऐसे लिखना, रेप्लिकेशन initiate at specific point, that is origin of replication या ओरी साइट भी बोलते हैं इसको. ठीक है? डन है यहाँ तक? चाहिए. आज आप लोग का होमवर्क है कि यहाँ तक पूरा पढ़ के आप लोग आएंगे. कल क्लास करते हैं फिर.